So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to understand कि गुमास्ता लाइसेंस कैसे लिया जाता है, गुमास्ता लाइसेंस में जो है रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो हर एक स्टेट का एक अपना पोर्टल होता है और स्टेट वाइज ये रजिस्ट्रेशन होता है, राइट। तो अब सिंस मैं एमपी को बिलोंग करता हूँ, मेरा शहर इंदौर है, तो मैं सिंस एमपी को बिलोंग करता हूँ तो मुझे मेरा गुमास्ता लाइसेंस मध्य प्रदेश में लेना होगा, राइट। तो पॉइंट ये है कि हर जगह जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो एक जैसे लगते हैं। तो इधर हम यही समझ रहे हैं कि लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और इन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एटलीस्ट कॉमन पार्ट तो यही है, अगर कोई दूसरे स्टेट को बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए कॉमन चीज़ यही है कि डॉक्यूमेंट तो हर जगह सेम ही है। तो आप डॉक्यूमेंट तो एटलीस्ट देख लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। ठीक है, अब देखो गुमास्ता लाइसेंस वैसे क्यों चाहिए रहता है, हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो लेते ही है। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन डिपेंडेबल है, तुम लो नहीं लो बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कितना तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर तुम एलिजिबल हो तो तुम लोगे, अदरवाइज़ नहीं भी लोगे। पर अगर तुमको उस स्टेट में बिजनेस करना है, ठीक है, तो गुमास्ता काय के लिए, ठीक है, अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट की कोई सी सब्सिडी है, अगर आपको सब्सिडी के लिए आवेदन करना है, गुमास्ता आपके पास होना चाहिए। स्टेट के अंदर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपके पास अधिकार गुमास्ता से ही आएगा स्टेट में बिज़नेस करने का। और साथ ही साथ कितनी बार अगर आप सिंस आपने बिज़नेस ओपन करा है तो उसके बिज़नेस में कैश का लेन देन भी होगा, तो ऐसे केस में वो आप अपने सेविंग अकाउंट में थोड़ी ना करोगे, बिज़नेस के बैंक अकाउंट में ओपन करोगे, तो बैंक भी डिमांड करती है गुमास्ते की। तो इस तरीके से बेसिकली मेजर तो लोग सब्सिडी के लिए करते हैं, बट इसके कारण ये भी है। पहला पॉइंट तो यही आ गया कि आपको बिज़नेस करना है स्टेट में, तो भैया जीएसटी तो लोगे नहीं लोगे वो तो क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, पर गुमास्ता तो आपको लेना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट सब्सिडीज चाहिए तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, हाँ, और साथ ही साथ बैंक अकाउंट भी तो ओपन करना रहेगा। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? तो बैंक डिमांड करता है। सो ऐसे केस में सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। जब हम गूगल पे टाइप करेंगे कि गुमास्ता फॉर पर्टिकुलर स्टेट, तो आपको बकायदा गुमास्ता की साइट मिल जाएगी लेबर डिपार्टमेंट की। अब पॉइंट ये है कि जब भी ये जैसे कि एमपी की साइट है, ठीक है, तो मैंने इसको स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं जो आपको मदद करेगा। ठीक है, अब जैसे कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, एमपी शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आपको शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत ये लाइसेंस होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, तो इसमें बहुत सारा ये सब दे के रखा है, पर मैं इसको सिस्टमेटिकली कैटेगराइज कर देता हूँ तो इससे आपको ईजी हो जाएगा। मैं पर्सन हूँ, मुझे शॉप ओपन करनी है, मतलब मेरे को बिज़नेस करना है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि देखो मैं पर्सन हूँ, मुझे शॉप ओपन करनी है और शॉप से बिज़नेस करना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को पहले गुमास्ता तो लगाना ही पड़ेगा, गुमास्ता का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसके लिए पर्टिकुलर फ़ीस लगती है। ठीक है, और वो फ़ीस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब देखो मैं पर्सन हूँ तो सबसे पहले मैं एप्लीकेंट हूँ, तो मेरे फ़ोटो, ठीक है, मेरी आईडी, ठीक है, मेरी आइडेंटिटी, कि भैया फ़ोटो तो ठीक है, आइडेंटिटी भी तो होनी चाहिए ना। तो आइडेंटिटी में जो भी हमारे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं, जिसको मैं एडीवीपी करके बोलता हूँ, जैसे एबीवीपी होता है इसको मैं एडीवीपी करके बोलता हूँ। आधार है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, ठीक है, अपना हो गया पैन कार्ड हो गया, अपना पासपोर्ट हो गया, ये सब अपनी आइडेंटिटी शो करता है। ठीक है, नहीं तो एडीवीपी हो गया अपना, ठीक है, तो ये आईडी हो गया। अब एड्रेस है, तो एड्रेस भी आप इनके थ्रू शो कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो है, आप वैसे आप शो कर सकते हो कि देखो ये है एड्रेस हमारा, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब रही बात है शॉप की, तो अभी अपन आईडी समझ चुके हैं, फ़ोटो समझ चुके हैं, एड्रेस हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, एड्रेस के लिए कुछ सेपरेट नीड रहती है, तब अपन उसको देख लेंगे। अब देखो शॉप है, तब जैसे मेरा फ़ोटो, आईडी, एड्रेस, तो शॉप का भी फ़ोटो और एड्रेस, आईडी तो रहने दो, ठीक है, आईडी तो होता नहीं, फ़ोटो और एड्रेस। अब शॉप का फ़ोटो जो भी आप शॉप पे ओपन कर रहे हो ना, यूजुअली क्या होता है कि इधर एमपी में ऐसा है कि आप बिज़नेस ओपन कर रहे हो, बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, उसके 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लो। ठीक है, तो पर्टिकुलर फ़ोटो वोटो होगा आपका, ठीक है, तो शॉप का फ़ोटो क्लिक करो, ठीक है, और एड्रेस। अब पॉइंट ये है कि पर्सन का एड्रेस भी चाहिए और शॉप का एड्रेस भी चाहिए। तो ऐसे केस में बनती बात है, आप कहीं किराए पे रह रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट है, आपका खुद का ही है तो ओनरशिप, ठीक है, आपके घर पर टेलीफोन बिल आता होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा, जो अपनी पूरी बात हुई थी। ठीक है, तो पूरा का पूरा, ठीक है, मैं इसको प्रोटीम करके बोलता हूँ, प्रोटीम करके इन द सेंस इससे बोलता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो प्रोटीम से ही सब कुछ कवर हो जाता है। जैसे कि अगर शॉप का एड्रेस है तो पी से जैसे आया अपना पार्टनरशिप डीड, कि भाई शॉप का एड्रेस है तो भैया अपनी पार्टनरशिप डीड, आप किसी शॉप में जो है बिज़नेस कर रहे हो
किसी प्रीमाइस से बिजनेस करो, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। रेंट एग्रीमेंट हो सकता है किसी का ओन्ड हो सकता है रेंटेड हो, तो भैया पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब ओन्ड है या रेंटेड है तो देखो डीड तो आपको अटैच करनी पड़ेगी। अगर रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट अटैच कर दो, ठीक है। या तो अदरवाइज आपकी खुद की ओनरशिप है तो ओनरशिप, ठीक है। फिर टेलीफोन बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, कंपनी के केस में एमओए हो जाता है। तो वही एड्रेस प्रूफ का जो है, जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि इंडिविजुअल के केस में भी यही है कि भाई आप रेंटेड है तो रेंट का अपना एग्रीमेंट, ओनरशिप है तो भैया, तो ऐसे केस में देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, ठीक है। आपके यहाँ पीटी की रसीद होगी, ओनरशिप है तो ऑब्वियस बात है प्रॉपर्टी टैक्स का भी आप पे करते हो तो पीटी की रसीद होगी, और टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस बिल होगा, राशन कार्ड होगा, तो ये सब चीज़ें जो है आपके एड्रेस को शो करती है, ठीक है। तो ओनरशिप डीड भी रहती है, तो इससे आप जो है अपना एड्रेस को शो कर सकते हो। फिर आपका रजिस्ट्रेशन होता है, और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को संभाल के रखना, क्योंकि जब आप उसके रजिस्ट्रेशन में कुछ अमेंडमेंट करने हो तो उसके लिए आपको ओरिजिनल काम आता है। तो देखो यही सारे डॉक्यूमेंट्स की बात थी, जहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो था। आप ऑब्वियसली बात है जीएसटी का गुमास्ता की फ़ीस पे करोगे तो उसका भी चालान होगा, तो वो भी चालान आपके पास होना चाहिए। अभी अपन वो आके देखेंगे। फ़ोटो आईडी मैंने आपको बात कर दी थी, फ़ोटो की अपन ने बात कर ली है, एड्रेस ओनर की बात कर ली है, लोकेशन ऑफ शॉप की बात कर ली है। अब ऐसा है कि जब फ़ी पे होती है तो वो हेड याद रखना, चालान का हेड याद रखना 0230, ठीक है, आपको दिखेगा वहाँ पे। चलो मैं एंटर हुआ, ठीक है, मैंने गूगल पे टाइप किया, मैं एंटर हुआ, ये श्रम विभाग इस पोर्टल पे मैंने गया और मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे गया। अब न्यू रजिस्ट्रेशन पे गया तो सबसे पहले एप्लीकेंट की डिटेल, भाई कि भैया एप्लीकेंट कौन है, ठीक है। तो एप्लीकेंट की डिटेल और उसके फैमिली मेम्बर, अगर देखो वो बिज़नेस कर रहा है उसके फैमिली मेम्बर भी अगर बिज़नेस में इन्वॉल्व है तो फैमिली मेम्बर्स की डिटेल डालनी पड़ती है। तो जैसे कि मैंने डेटा फीड करा तो मुझे ये दिखा कि देखो ये एप्लीकेंट ये पर्सन है, ठीक है, इसका स्टेटस क्या है, ये जो एप्लीकेंट है इसका स्टेटस क्या है, ठीक है, प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, कौन है, ठीक है। इसका डेट ऑफ बर्थ, इस एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ बताओ, पूरी एप्लीकेंट की डिटेल, उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर। इसलिए मैं आपको बोला था कि आधार नंबर भी चाहिए रहेगा, ठीक है। आधार नंबर मैंडेटरी मार्क करा हुआ है तो आधार नंबर भी चाहिए, ठीक है। फादर नेम, ठीक है, उस एप्लीकेंट का एड्रेस, तो ये सब चीज़ें आप लिख लोगे। अब यही तो पॉइंट है कि आपने आधार नंबर लिखा, आपने एड्रेस लिखा, अब वो एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट लिखा तो उसको मैच करने के लिए, एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट को मैच करने के लिए, यही तो उसके लिए अपन ने रेंट एग्रीमेंट, डीड, ये सब अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। ईमेल आईडी, फैमिली मेम्बर कितने इन्वॉल्व है, ये सब आपने लिखा कि फैमिली मेम्बर कितने इन्वॉल्व है, घर में कितने लोग इन्वॉल्व है। फिर आपने अब शॉप की डिटेल डालना चालू करी। शॉप की डिटेल में आपका शॉप का नाम क्या है, शॉप का एड्रेस क्या है। अब देखो शॉप का एड्रेस है तो इसलिए तो अपन ने शॉप के एड्रेस के साथ अपन ने वो कॉपी भी रखी, ठीक है, कि देखो ये एड्रेस कॉपी, भाई किस डिस्ट्रिक्ट में है, उस शॉप में जो उस शॉप की कैटेगरी क्या है। अब कैटेगरी का मतलब यह होता है कि जैसे कि कैटेगरी में जैसे कि इधर आएगा, हाँ, कैटेगरी इन द सेंस कि भाई कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है कि भाई रेस्टोरेंट है। देखो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हर कोई होता है, स्पेसिफिक जिन्होंने रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस हो गया, खाने पीने की दुकान हो गई, शॉप हो गया, थिएटर हो गया। देखो थिएटर और रेस्टोरेंट को अलग से देके रखा है, बाकी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट शॉप, ठीक है, नॉर्मल किराने की दुकान हो शॉप, बाकी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट की एक प्रीमाइस हो गया, ठीक है, जहाँ से अपन सर्विस जाती है तो उस उधर अपन शॉप नहीं बोलते, ठीक है ना। तो ये कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हो गया। तो अब रही बात है बिज़नेस, तो बिज़नेस कौन सा कर रहे हो, तो बिज़नेस की टाइप्स इधर दे के रखिए, बिज़नेस की टाइप में से भी कोई सा एक टाइप आप सिलेक्ट कर लो। फिर बात आती है कि उसी शॉप में एम्प्लॉयज़ भी होंगे, तो कितने एम्प्लॉयज़ है वो आपने टेंटामाउंटली लिख दिया। संडे को ऑफ रहता है, वीक में ऑफ कब रहता है आपने उस हिसाब से लिख दिया। जैसे कटिंग वाली दुकान होगी तो वो ट्यूसडे को ऑफ रहेगा, ठीक है। फिर बिज़नेस की स्टार्ट डेट, अब देखो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना तो बेटर है कि 30 दिन के आसपास की स्टार्ट डेट डाल दो तुम, तो ये 30 दिन पहले की, मतलब 30-25 दिन पहले की, क्योंकि आपको बिज़नेस स्टार्ट होने के 30 दिन के अंदर ये फ़ीस पूरी पे करनी पड़ती है, ठीक है। अब वो पॉइंट ये है कि देखो अभी आपने इधर ये एम्प्लॉयज़ की डिटेल डाली, इस शॉप के अंदर पर्टिकुलर शॉप में मेन एम्प्लॉय भी होगा, ठीक है, मैनेजर भी होगा, तो उस मैनेजर और एम्प्लॉयज़ की डिटेल है कि ये मैनेजर कौन है। जनरली प्रोप्राइटरशिप फर्म में हमने देखा कि यही प्रोप्राइटर है अमरनाथ यादव, ये तो रैंडम मैंने एग्जांपल लिया था, अब यही पर्टिकुलर पर्सन है अमरनाथ यादव, तो वो ही जो हो गया है अपना खुद ही मैनेज करने वाला हो गया। अदरवाइज़ फर्म होती तो कोई दूसरा मैनेज करने वाला होता, जो भी होता उसकी हम पूरी डिटेल डाल देते, उसका एड्रेस डाल देते, ठीक है। अब उसके अंडर में कितने एम्प्लॉयज़ है, मतलब वही बात है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ठीक है। अब देखो फिर आपने जो है अकाउंटेंट, अब वो बोला कि चलो मैनेजर एम्प्लॉय तो ठीक है, अकाउंटेंट भी होगा, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में तो वही अकाउंटेंट होता है, वही अकाउंटिंग करता है, कोई दूसरा अकाउंटेंट हो तो उसका नाम लिख देना आप, ठीक है।
ये सब चीज़ें हैं। पर्टिकुलर अब देखो वो एड्रेस डालना है तो आप वो एड्रेस डाल दो, उस अकाउंटेंट का एड्रेस डाल दो, तो पूरे मतलब कि अकाउंटेंट की डिटेल देखो, एक मैनेजर की डिटेल, मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ डिटेल, तो मैनेजर की डिटेल हमने डाली, एम्प्लॉयज़ में अपन ने इधर लिख दिया नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, और अकाउंटेंट की डिटेल डाल दी। तो मैनेजर, एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ में तो सिर्फ यही पूछा था कितने हैं, मेल और फीमेल, क्योंकि नंबर्स की बात करें तो नंबर्स ऊपर पूछ लिए थे कि कितने एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। इधर तो उन्होंने मेल और फीमेल पूछ लिया, और जो भी है एक अकाउंटेंट की डिटेल डाल के, ठीक है। अब हमको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी, जो कि 200 रुपये, ठीक है। अब देखो रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है तो इसमें 1 सेकेंड, हाँ 2 मोड होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, तो ऑनलाइन साइबर ट्रेजरी चालान आपने जो भी सिलेक्ट करा, ठीक है, आप उसके बाद इधर क्लिक करोगे, ठीक है। 200 रुपये आपको पे करने देते हैं, तो आपने क्लिक करा, ठीक है, तो आपका पर्टिकुलर पोर्टल ओपन होगा, ठीक है। ये आपने उधर क्लिक करा तो एक नई विंडो ओपन होगी। ये एमपी के कमर्शियल डिपार्टमेंट है। अब कमर्शियल डिपार्टमेंट में सबसे पहले हम लेबर डिपार्टमेंट में हम क्लिक करेंगे। अब लेबर डिपार्टमेंट में क्लिक करेंगे तो इधर चालान जनरेट होगा, क्योंकि आप तो पे कर रहे हो ना, तो चालान जनरेट हो गया। इस चालान जनरेट करा है जो भी ये चालान जनरेट हुआ है, इसमें आपको डेटा फीड करना पड़ेगा। डेटा फीड में सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा, वो तो कोई भरने की ज़रूरत नहीं है, जो एस्टेरिक मार्क है मतलब कि वो ही इंपॉर्टेंट है, वो ही भरना है। तो देखो ऑफिस का नाम क्या है, अब देखो ऑफिस मतलब अपने दुकान का नाम मत लिख देना इधर भैया, किस ऑफिस में आप पे कर रहे हो, तो वही लेबर डिपार्टमेंट, ठीक है। अब लेबर डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब मेरी शॉप जिधर थी वहाँ का लेबर डिपार्टमेंट, तो ऐसी ना आप इधर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे कोड मिलेंगे, ठीक है। तो आपको वो पर्टिकुलर कोड सिलेक्ट करना है, आपकी शॉप किधर है वहाँ के लेबर डिपार्टमेंट, ठीक है। और ठीक है, अब लेबर डिपार्टमेंट आपने उधर लिख दिया, ठीक है। अब पॉइंट है कि डिपॉजिटर नेम, डिपॉजिट कौन कर रहा है, ये पर्टिकुलर पर्सन ही डिपॉजिट कर रहा है। एड्रेस क्या है, इसका पूरा एड्रेस लिख दिया, ठीक है। इधर एड्रेस में दुकान का एड्रेस मत डाल देना और खुद का एड्रेस डालना, ठीक है। अब डिपॉजिटर की मेल आईडी है तो मेल आईडी लिख दो। अब 0230 देखो इधर क्या है कि आपको इधर क्लिक करना पड़ता है, ऐसे ये ओपन होगा। जब आप इधर सिलेक्ट करोगे ना तो ऐसे ओपन होंगी बहुत सारी चीज़ें, तो आपको ये याद रखना है 0230। 1 सेकेंड, अब 0230 ये भी है, पर 0230 में 101 ऐसा देख के आप यही देख लेना शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, वो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत आपको जो है फ़ी पे करनी है। अब जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल का रहता है, तो वही जब से आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो इस डेट से इस डेट तक जो है आपको, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर ये 5th ईयर ऐसी डेट डाल के आपको पे करना है। पर्पस आप इधर लिख देना, अमाउंट है कुछ, जिस भी बैंक से आपको पेमेंट करना है पे करो, और इस तरीके से आपका चालान जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो चालान जनरेट हुआ है इसमें ये याद रखना कि इसमें डिमांड क्या क्या कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो इसमें चालान में आपको ये सब चीज़ें दिखेगी। देखो ये सिन नंबर मिलेगा, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, 1 सेकेंड, ये कैसा हो गया, हाँ ये आपका चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। फिर एक है आपका साइबर रिसिप्ट नंबर, तो ये नंबर ध्यान रखना, चालान आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, सिन नंबर हो गया, साइबर रिसिप्ट नंबर, ठीक है। अब देखो अब यही सब चीज़ें जो है आपको इधर भरनी है, जैसे कि साइबर रिसिप्ट नंबर आपने इधर भरा, ध्यान रखना। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर ये आपने भरा। अब ये ट्रेजरी चालान नंबर है। ट्रेजरी चालान नंबर क्या होता है, ये देखो नीचे चालान में देख रखा है ट्रेजरी चालान नंबर। तो भाई ये याद रखना कि चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर में ट्रेजरी चालान नंबर ये मत डाल देना, सबके अलग अलग पॉइंट्स है, ठीक है, वो आप एंटर कर देना, ये कैप्चा कोड एंटर करके आप कर देना, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है प्रूव कर दिया, और इस तरीके से फिर 1-2 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो आप समझ गए कि क्या करते हैं। मैं आपको वापस से रिकैप करवा देता हूँ। जहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट की बात करी थी, 0230 हेड है, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, पर्सन का आईडी, फ़ोटो, पैन, शॉप का भी फ़ोटो, आईडी, फ़ोटो, एड्रेस, शॉप का भी फ़ोटो और एड्रेस, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देखे थे। इधर हम गए, पर्सनल डिटेल भरी, एम्प्लॉयज़ की बात करी, ठीक है, ये अपने डेट ऑफ बर्थ लिखा, आधार नंबर लिखा, ठीक है, तो आधार नंबर इससे ज़रूरी भी हो जाता है, ठीक है। फैमिली मेम्बर कितने इन्वॉल्व है, फिर अपने एस्टैब्लिशमेंट की पूरी डिटेल लिख ली, बिज़नेस टाइप, ओनर टाइप, ये सब लिखा, बिज़नेस स्टार्ट डेट वो 30 दिन का ध्यान रखना। मैनेजर एम्प्लॉय में मैनेजर की डिटेल डाल दी, एम्प्लॉय डाल दिया, अकाउंटेंट डाल दिया, ठीक है, और फिर जो भी बिज़नेस है आपने वो लिख दिया। मैनेजर एम्प्लॉय डिटेल जो अपने बात करी थी वो कर ली। रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कर रहे तो ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी पे कर सकते हो, 200 रुपये पे करना है। लेबर डिपार्टमेंट में जाके आपने चालान भर दिया, और जो है ये चालान अपनी इस तरीके से भरा, 0230 101 ये सब याद रखना, और 5 साल का आप पे कर रहे हो, 5 साल का आप चालान भर रहे हो। अब पॉइंट ये है
कि 4 नंबर जनरेट हो जाता है, ये 3 नंबर ध्यान रखना, ये इधर फीड करना और फीड करके सेव डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, जो भी अपलोड करने डॉक्यूमेंट, आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, वो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। अब पॉइंट ये है, बस ये आखिरी चीज़ है, जैसे कंसेंट डीड, हमको कंसेंट डीड बनानी पड़ती है इन द सेंस कि आप शॉप ओपन कर रहे हो ना, ठीक है, तो बनती बात है कि देखो रेंट एग्रीमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ओनरशिप है, किसी दूसरे की ओनरशिप है, तो आपको उससे कंसेंट लेना पड़ता है इसके लिए कि देखो हम शॉप ओपन कर रहे हैं तो सामने वाले से लेटर ऑफ अथॉरिटी चाहिए, इसका अपन बोलते हैं लेटर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं कंसेंट लेटर। तो ये कंसेंट लेटर का पूरा ड्राफ्टिंग है, ये आपको पर्टिकुलर आपको स्टैंपिंग करवानी पड़ती है इसकी, ठीक है, क्योंकि बिना स्टैम्प के फिर वो लीगलाइज नहीं होता और ये रिजेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, तो इसके पर्टिकुलर आप जो है स्टैम्प पेपर पे ये लेटर ऑफ कंसेंट आप पूरा लिखवा लो, कि इधर पूरा नाम वाम सब लिखवाना। हाँ, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट, कि हम सर्टिफाई कर रहे हैं कि मतलब कि जो बिजनेस प्रीमाइस का जो ओनर है, जो इस प्रॉपर्टी का ओनर है, जिसका ये प्रिंसिपल एड्रेस है, वो अलाउ कर रहा है, ठीक है, तो अलाउ किसको कर रहा है, प्रोप्राइटर को अलाउ कर रहा है, मतलब वो बिजनेस पर्सन को अलाउ कर रहा है। तो दिस इज़ टू सर्टिफाई डेट कि जो ओनर है वो अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है, ठीक है, ओनर है जिसका एड्रेस ये है वो परमिट कर रहा है, अलाउ कर रहा है इस प्रोप्राइटर को कि वो बिज़नेस कंडक्ट कर सकता है ऊपर के मेंशन एड्रेस में, कि जो ओनर है, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी का नाम और एड्रेस पूरा लिखा, ठीक है, तो मैं ओनर हूँ, मेरी ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम और एड्रेस पूरा लिखा, मैं परमिट कर रहा हूँ प्रोप्राइटर को कि आप बिज़नेस कंडक्ट करो अब वो मेंशन एड्रेस पे। मैं फर्दर ये भी स्टेट करता हूँ कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो देखो इधर यही लिखा हुआ है कि आई फर्दर स्टेट दैट कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इफ़ ये जो प्रोप्राइटर है, इनका पर्टिकुलर नाम, अगर ये एड्रेस को, ये इस प्रीमाइस के एड्रेस को यूज़ कर रहा है एज अ मेलिंग एड्रेस, ठीक है, इफ़ ये पर्टिकुलर पर्सन यूज़ द एड्रेस ऑफ द सेट प्रीमाइसेस एज मेलिंग एड्रेस, दिस इज NOC इशूड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर GST। वैसे GST में ज़्यादा काम आता है, गुमास्ता में कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। ये ओनर ऑफ प्रॉपर्टी की सील साइन वो स्टैम्प पेपर पे पूरा करवा लो। सो इस तरीके से जो है ये पूरा वीडियो ख़त्म होता है, जहाँ पे अपन ने बात करी है गुमास्ता की, गुमास्ता के रजिस्ट्रेशन का पूरा अपन ने प्रोसीजर देखा, डॉक्यूमेंट्स को भी समझा कि भैया इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, कंसेंट का हमने जो है फॉर्मेट भी देखा। सो होप सो वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CTV। Oh my god! He because he broke. Oh my god!